नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा चैप्टर पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पूरा थियरी हम लोग करेंगे। इसके अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा। इसके पहले दो चैप्टर का थियरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। इसमें पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अन्य स्रोत ये देख लेते हैं। यहाँ पे पशु बिक्री पर कर, तो ग्राम पंचायत स्तर पर आरोपित कर व आय के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो पशु बिक्री पर कर हो गया, मेलों पर कर, वाहन कर, हाउस टैक्स, दूर संचार टावरों की ग्राम सभा में स्थापना पर कर, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त अनुदान, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाला अनुदान, जल कर, मनोरंजन कर, बाजार कर, सफाई एवं प्रकाश कर। तो सड़कों की सफाई एवं प्रकाश कर, तो इतने कर हो गए। जल कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, बाजार कर हो गया, सड़कों की सफाई एवं प्रकाश पर कर हो गया, पशु बिक्री पर कर हो गया, मेलों पर कर, वाहन पर कर, हाउस टैक्स, दूर संचार टावरों की ग्राम सभा में स्थापना पर कर, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त अनुदान और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाला अनुदान। ये सारे हो गए ग्राम पंचायत स्तर पर आरोपित कर व आय के अन्य स्रोत हो गए। डिटेल में देखते हैं अब पंचायत कर। तो भारत में पंचायत एक स्थानीय सरकारी निकाय है जो अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर कर लगाती और एकत्र करती है। पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं। कौन कौन से लगाए जा सकते हैं? तो विभिन्न प्रकार के कर तो हो गया हाउस टैक्स। पहला हो गया हाउस टैक्स। गांव के सभी घरों पर वार्षिक किराए के मूल्य या पूंजीगत मूल्य पर गृह कर लगाया जाता है या ऐसी दरों पर लगाया जाएगा जो ग्राम पंचायत द्वारा तय की जा सकती है। मकान की निम्नलिखित श्रेणियों को गृह कर से छूट दी जाएगी। तो किसको छूट दी जाएगी? जिन इमारतों का उपयोग शैक्षिक और छात्रावास उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जहाँ पे शैक्षिक यानी स्कूल और छात्रावास को इससे छूट मिलती है। सार्वजनिक पुस्तकालय और सार्वजनिक भवन, तो लाइब्रेरी और सार्वजनिक भवन से छूट मिलती है कर से। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित प्राचीन स्मारक, तो प्राचीन स्मारक अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत जो भी प्राचीन स्मारक जो संरक्षित हैं उनको इस कर से छूट दिया जाता है। तो ये ध्यान रखने योग्य है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 में। धर्मार्थ अस्पताल और औषधालय और अन्य भवन, तो धर्मार्थ अस्पताल, औषधालय और अन्य भवन जो हैं कर से मुक्त होते हैं। वाहन कर देखते हैं। तो यह हर प्रतिवर्ष गांव के भीतर रखे या उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों पर ऐसी दरों पर लगाया जाएगा जो ग्राम पंचायत द्वारा तय की जाएगी, जो न्यूनतम दरों से कम नहीं होगी और निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक नहीं होगी। वाहन का अर्थ है सड़कों या रेलवे पर उपयोग किए उपयुक्त वाहन जिसमें गाड़ी, वैगन, व्हील ब्रो या रिक्शा शामिल हैं। शौचालय कर। पंचायत द्वारा साफ किए जाने वाले, तो पंचायत द्वारा साफ किए जाने वाले निजी शौचालयों या परिसरों से संबंधित इमारतों के कब्जेदार या मालिक द्वारा देय शौचालय या रखरखाव कर। अगला है जल कर। तो जल कर पंचायत द्वारा पेयजल की आपूर्ति और जल आपूर्ति योजनाओं की रखरखाव की लागत के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो जल आपूर्ति योजनाओं की रखरखाव की लागत के अनुसार ये जल कर निर्धारित किया जाता है। कर घरों में पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप के व्यास के आधार पर भिन्न हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जलकर जो है घरों में पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप के व्यास के आधार पर भिन्न हो सकता है। नए घरों और भवनों के निर्माण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अलग से जलकर लगाया जाता है। तो नया घर बन रहा है या भवन का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे जो पानी की आपूर्ति की जाती है उसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा अलग से जलकर लगाया जा सकता है। मेलों पर कर, तो गाँव में जो मेले लगते हैं उस पर भी कर लगाया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत कर ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर आयोजित होने वाले वार्षिक मेलों पर लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायत वार्षिक मेलों और उत्सवों में भाग लेने वाली दुकानों और व्यवसायियों से भी कर वसूल कर सकती है। तो जो वहाँ पे जितने भी दुकानें लगती हैं उनसे भी कर वसूला जा सकता है। बाजार कर देखते हैं। तो निजी बाजारों एवं ठेला स्टैंडों पर कर ग्राम पंचायत द्वारा वसूला जा सकता है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं उन बाज़ारों में ग्राम पंचायत द्वारा कर वसूला जा सकता है। ग्राम पंचायत कर उन मामलों में भी एकत्र किया जा सकता है जहां निजी बाजार व्यापार लेन देन हो रहे हैं, जैसे बूचड़खाने, अस्पताल, गोदाम, माल परिवहन डिपो, भोजनालय, आवास गृह, होटल आदि, यहाँ भी बाजार कर लग सकता है। कार्ट स्टैंड और टोंगा स्टैंड पर कर संग्रह।
तो ग्राम पंचायत इन परिवहन वाहनों जैसे गाड़ियाँ, तांगा, रिक्शा और टैक्सियों को ठेला स्टैंडों या तागा स्टैंडों पर रखने के लिए कर एकत्र कर सकती है। पशुओं की बिक्री पर कर देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत द्वारा बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट या टट्टू जैसे जानवरों ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर सार्वजनिक बाजार में बेचने या बेचने के लिए लाए गए अन्य मवेशियों पर कर लगाया जा सकता है। तो ग्राम के भीतर जो बेचने के लिए लाए गए हैं उन पे जो है पशु कर लगाया जा सकता है। विविध कर देख लेते हैं, अलग अलग कर। तो दूर संचार टावरों की स्थापना और संचालन जैसी नई वस्तुओं पर कर। दूर संचार टावरों की स्थापना जब ग्राम सभा में होती है उस पर भी ग्राम पंचायत कर लगा सकती है। पंचायत के भीतर स्थित भवन या तंबू पर कर जो 500 फीट या उससे अधिक क्षेत्र को कवर करता है। तो पंचायत के भीतर स्थित भवन या तंबू पर कर जो 500 फीट या उससे अधिक क्षेत्र को कवर करता है, किसी भी पार्टी द्वारा सार्वजनिक रिसॉर्ट या मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाएगा। MFP लघु वन उपज की खरीद और व्यापार के विनियमन पर कर, ये हो गया। रेत के लिए नदी खदान स्थलों और पत्थरों के लिए पहाड़ी खदान स्थलों पर कर जिनका उपयोग दोनों निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ये अन्य कर हो गए। इसके बाद है प्रकाश कर। प्रकाश कर देख लेते हैं। सार्वजनिक सड़कों, स्थानों, सार्वजनिक शौचालयों या ऐसी इमारतों के लिए प्रकाश कर लगाया जाता है यदि ऐसी प्रकाश व्यवस्था का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। तो सार्वजनिक सड़कों, स्थानों, सार्वजनिक शौचालयों पे अगर ग्राम पंचायत द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है तो ग्राम पंचायत उसके लिए कर लगा सकती है। ग्राम पंचायतों की आय के अन्य स्रोत। आय के अन्य स्रोत देख लेते हैं। इसकी आय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्रोत निम्न हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने की बात की गई है। तो अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग है जिसके अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने की बात की गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत विशिष्ट आवंटन के प्रावधान भी किए गए हैं। अगला है 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन। 243 झ या 243 आई 243 आई में जो है राज्य वित्त आयोग है जिसकी सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन। इसके अलावा राज्य सरकार से प्राप्त ऋण अनुदान के प्रावधान भी किए गए हैं। आंतरिक संसाधन सृजन के प्रावधान भी किए गए हैं, यानी आंतरिक संसाधन सृजन के प्रावधान किए गए हैं कि ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में ही कैसे जो है वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें। राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाएं। ये बात हो गई। द पॉइंट देखते हैं। राज्य वित्त आयोगों की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप। तो राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप ये देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो राज्य वित्त आयोग देख लेते हैं। तो 1993 के बाद राज्य प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं। तो 1993 के बाद राज्य प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं 243 आई के तहत। 243 आई या फिर 243 झ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों को अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात गठन का प्रावधान। तो उत्तर प्रदेश के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों को अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात गठन का प्रावधान है। और उत्तर प्रदेश में 5वें वित्त आयोग का गठन 2015 में हुआ तथा इसने 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं श्री आनंद मिश्र हैं। तो अभी छठा वित्त आयोग जो है 2025 में गठन किया जाएगा। छठे वित्त आयोग का, 5वें का आप लोग याद रखिए, उसके अध्यक्ष जो हैं आनंद मिश्रा जी हैं। और ये 2015 में गठन हुआ था, इसने 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 2021 में गठन किया जाना था लेकिन चुनाव के कारण और कोरोना के कारण ये स्थगित कर दिया गया था। मेनली चुनाव की वजह से ये कैंसिल किया गया था, नहीं तो 2021 में जो है 2021 में छठवां वित्त आयोग बन जाना था। प्रस्तावना देखते हैं। भारत में सभी राज्यों के लिए नियमित रूप से 5 वर्षों के नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग के कार्य केंद्रीय वित्त आयोग के समान होते हैं। बात हो गई।
73वें और 74वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना के लिए उल्लेख किए गए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243 I यानी 243 झ और 243 Y यानी 243 माह के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया है। 1993 के बाद राज्य प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं। तो 73वें संविधान संशोधन यानी कि जो पंचायतें हैं उसमें 243 I में जो वित्त आयोग दिया गया है और जो नगरीय व्यवस्था है उसमें 243 Y में यानी कि नगर निकाय जो है उसमें 243 Y में वित्त आयोग दिया गया है। राज्य वित्त आयोग की संरचना, तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल की घोषणा के आधार पर किया जाता है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों के पदभार ग्रहण के बाद यह अस्तित्व में आता है। जहाँ तक वित्त आयोग की संरचना का सवाल है तो इसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। कुछ राज्यों में उसकी सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा द्वारा निर्दिष्ट होती है। अध्यक्ष सदस्यों के लिए योग्यताएं देख लेते हैं। कुछ राज्यों ने स्पष्ट रूप से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता या शर्तों को निर्दिष्ट किया है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा कोई विनिर्देश नहीं है। पंजाब में वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना आवश्यक है और इसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए जो व्यक्ति का सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना आवश्यक है, जबकि सदस्यों के लिए अलग अलग योग्यताएं होनी चाहिए। देख सकते हैं आप। तो वित्तीय और आर्थिक मामलों में पंचायत से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव है, यानी वित्तीय और आर्थिक मामलों में पंचायत से संबंधित विशेष ज्ञान या अनुभव हो, अथवा वित्तीय और आर्थिक मामलों में नगर पालिकाओं से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव। तो वित्तीय और आर्थिक मामलों में नगर पालिकाओं से संबंधित विशेष ज्ञान या अनुभव, वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान। किसी भी व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले राज्यपाल का इस संदर्भ में संतुष्ट होना आवश्यक है कि उस व्यक्ति का वित्तीय अथवा किसी भी प्रकार का कोई हित ना हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका उसके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो, और ना ही उस व्यक्ति का कोई हित वित्त आयोग के अन्य सदस्यों के किसी कार्य के में कोई बाधा डालता हो। अयोग्यता देखते हैं। तो निम्नलिखित कारणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो यदि वह अस्वस्थ मन का हो, यदि वह दिवालिया हो, यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमता का दोष सिद्ध हो चुका हो, अथवा राज्य वित्त आयोग के सदस्य के रूप में यदि उसके वित्तीय अथवा कोई अन्य हित से उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो। तो ये अयोग्यता है। सदस्यों का कार्यकाल देखते हैं। तो राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्यावधि तक नियुक्त किया जाता है, किंतु वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तो राज्य वित्त आयोग का जो प्रत्येक सदस्य होता है राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्यावधि तक नियुक्त किया जाएगा और पुनर्नियुक्ति का भी वो पात्र होगा। यह प्रावधान है कि वह अपनी कार्यावधि पूर्ण होने से पहले अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। वह अपना त्यागपत्र जो है राज्यपाल को सौंपेगा। सेवा की शर्तें। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य वित्त आयोग की अपनी पूर्णकालिक अथवा अल्पकालिक सेवा प्रदान कर सकते हैं, जैसे राज्यपाल प्रत्येक मामले में निर्देश दें, और उन्हें राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार शुल्क अथवा वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। तो राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार उन्हें शुल्क और वेतन दिए जाएंगे। राज्य वित्त आयोग के कार्य देखते हैं। तो राज्य वित्त आयोग ग्रामीण एवं शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, जिसमें वह ग्राम पंचायतों, पंचायत संघ परिषदों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों के लिए निम्नलिखित मामलों में सिफारिशें करेगा। सिद्धांतों की सिफारिशें। राज्य द्वारा लगाया गया और एकत्रित कर राजस्व की कुल प्राप्ति का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण। तो राजस्व की कुल प्राप्ति का जो है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण की जो है ये सिफारिश करता है। ये हो गया। दूसरा है करों, शुल्कों और फीस का निर्धारण, इसे स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है अथवा स्थानीय निकायों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है राज्य की समेकित निधि से स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान। तो राज्य की समेकित निधि से जो है स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान भी इसकी सिफारिश में आता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय, ये पॉइंट हो गया। अगला है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त में के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला। तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में जो है राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया
कोई अन्य मामला जो है उसकी भी सिफारिश जो है वित्त आयोग करेगा। अगला है, राज्य वित्त आयोग को निम्न सुझाव देने को भी कहा गया है। कौन कौन से सुझाव? जो कि स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करे, उनके ऋण का स्तर, पेंशन एवं ब्याज भुगतान देयताएं, उधार देने की शक्ति को विनियमित करने की संभावनाएं तथा स्थानीय निकायों के संसाधनों की स्थिति, ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर ऋण देयताएं। स्थानीय स्वशासन के रूप में अपने संसाधनों को जुटाने और उपयोग के लिए तथा निकायों के कामकाज में अधिक दक्षता लाने के लिए आवश्यक उपाय, स्थानीय निकाय भारत के संविधान और सहवर्ती राज्य विधानों में उल्लेखित कार्यों के संदर्भ में स्थानीय निकायों का प्रशासनिक, कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियों को सौंपने के स्तर को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के कार्यों के निर्धारण पर सुझाव। एक निगरानी सक्षम राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करना। तो एक निगरानी सक्षम राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करना, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के राजस्व घाटे को कम करना होगा और एक योजना का क्रियान्वयन करना होगा जो कि राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का पूर्ण दोहन कर सके। ये स्थानीय निकायों के हस्तांतरण से भी संबंधित है और वो उपाय भी इससे जुड़े हैं जिससे इस हस्तांतरण का मूल्यांकन किया जा सके। वैसे सक्षम राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करेगा जिससे स्थानीय निकायों के राजस्व घाटे जो है कम हो सके और एक योजना का क्रियान्वयन करना होगा जिससे राज्य और सरकारों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का पूर्ण दोहन हो सके, यानी जितने भी अनुदान आते हैं उसका बढ़िया से उपयोग हो सके, पूरा दोहन उसका हो सके। अन्य राज्यों में स्थानीय निकाय कर संरचना को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में संसाधनों के दोहन के लिए संभाव्य मार्ग खोजना। नेक्स्ट है, सिफारिशों के प्रभावशाली निष्पादन के लिए वर्तमान पद्धति की समीक्षा करने से संबंधित सुझाव देना और राज्य तथा केंद्र वित्त आयोग और अन्य संगठनों द्वारा एकत्रित संसाधनों का दोहन करना, स्थानीय निकायों और उनके खातों का प्रबंधन करना। नगर पंचायतों के पुनर्वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के उपाय। अगला है, स्थानीय निकायों की वर्तमान स्थिति और पुनर्गठन के उपयोग को ध्यान में रखते हुए जो पहले से ही नगर पंचायतों के लिए किए गए हैं, आयोग अन्य स्थानीय निकायों के पुनर्वर्गीकरण का भी सुझाव देगा। जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं इसको। इन सिफारिशों को देते समय आयोग राज्य सरकार के स्रोतों पर भी नज़र रखेगा। राज्य सरकारों के व्यय ऋण संबंधी जानकारियों को भी स्थानीय निकायों के स्थान पर देखना ताकि वे पर्याप्त मात्रा में राजस्व बचत कर सकें और राज्य के पूंजीगत खातों की प्रतिबद्धता से संबंधित हो। नोट दे लेते हैं। राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित के संबंध में भी ध्यान केंद्रित कर सिफारिशें करेगा। तो कौन कौन से हैं? भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का वर्गीकरण और उसके परिणाम, हस्तांतरण का वर्तमान स्तर तथा अन्य संसाधनों का राज्य एवं केंद्रीय सरकारों के हस्तांतरण और अन्य एजेंसियों जिसमें राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को पुरस्कार और सिफारिशों तथा उसकी पर्याप्तता शामिल है। पूंजी निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए स्थानीय इकाइयों की आवश्यकता। अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकायों के राजस्व संसाधन, आवर्ती और आवर्तीहित घटकों के व्यय के उचित राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ में वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की स्थिति और स्थानीय निकायों द्वारा संसाधनों का उपयोग। राज्य वित्त आयोग आधारभूत लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा के कार्यों, इसका गैर सरकारी संगठनों, लाइन एजेंसियों, विभागों से संपर्क की अन्य राज्यों के बराबर समीक्षा करेगा। यह आवंटन विभाज्य जोड़ का 4.31% है। वह 2019-20 में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान राशि की वृद्धि है जो कि विभाज्य जोड़ के 3.54% यानी 87,352 करोड़ रुपए की राशि है। यह अनुदान 90:10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। तो यानी जनसंख्या का 90% लिया जाएगा और क्षेत्रफल का 10%। तो अनुदान जो है 90:10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। अनुदान पंचायत के सभी 3 स्तरों गाँव, ब्लॉक एवं जिले को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य की समेकित निधि,
या सभी सरकारी खातों में से सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत गठित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 266(1) में राज्य की समेकित निधि जो है दी गई है। सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और असाधारण वस्तुओं को छोड़कर इसके द्वारा किया गया व्यय समेकित निधि का हिस्सा है। तो सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और असाधारण वस्तुओं को छोड़कर इसके द्वारा किया गया व्यय जो है समेकित निधि का हिस्सा होता है। राज्य की समेकित निधि में राज्यों द्वारा प्राप्त सभी राजस्वों के लिए राज्य की एक समेकित निधि, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग कोष की स्थापना की गई है। तो राज्यों की समेकित निधि में राज्यों द्वारा प्राप्त सभी राजस्वों के लिए राज्य की एक समेकित निधि की स्थापना की गई है, जो कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग कोष है। अनिवार्य कार्य। एक कार्य प्रकृति में अनिवार्य होते हैं। उदाहरण के लिए नगर निगम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और जल स्रोतों के निर्माण और रखरखाव, संक्रामक रोगों की रोकथाम, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण आदि कार्य अनिवार्य रूप से करता है। तो ये अनिवार्य कार्य हैं। केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। तो केंद्रीय वित्त आयोग देख लेते हैं। तो उसके अध्यक्ष के बारे में भी देखेंगे। तो पहला इम्पॉर्टेंट है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे के.सी. नियोगी थे, 1951 में इनकी नियुक्ति की गई थी। दूसरा जो है के. संथानम थे, 1956 में नियुक्ति की गई थी। तो पहला के.सी. नियोगी हो गए 1951, दूसरा के. संथानम 1956। याद कर लीजिए, पूछ सकता है। तीसरा ए.के. चंदा 1960, चौथा डॉक्टर पी.वी. राज मन्नार 1964, 4 साल का कार्यकाल रहा। फिर महावीर त्यागी 1968 में आते हैं। उसके बाद छठे ब्रह्मानंद रेड्डी 1972 में। सातवीं वित्त आयोग जो है जे.एम. शेलात 1977 में। आठवां वाई.बी. चौहान 1982 में। नौवां एन.के.पी. साल्वे 1987 में। एक बार जल्दी जल्दी फिर देख लेते हैं। टोटल 16 अध्यक्ष के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो था के.सी. नियोगी 1951, दूसरा के. संथानम 1956, तीसरा ए.के. चंदा 1960, चौथा डॉक्टर पी.वी. राज मन्नार 1964, पाँचवा महावीर त्यागी 1968, छठा ब्रह्मानंद रेड्डी 1972, सातवां जे.एम. शेलात 1977, आठवां वाई.बी. चौहान 1982, नौवां एन.के.वी. साल्वे 1987। के बाद 10वां देखते हैं। 10वां जो थे के.सी. पंत थे, 1992 में इनकी नियुक्ति की गई थी। 11वें ए.एम. खुसरो 1998 में। 12वें डॉक्टर सी. रंगराजन 2002। 13वें डॉक्टर विजय केलकर 2007। 14वें वाई.वी. रेड्डी 2013। 15वें जो है एन.के. सिंह 2017। 16वें की बात करें, अगर 16वीं की बात करें तो कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगढ़िया, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया 2023 में, दिसंबर 2023 में इनकी नियुक्ति की गई थी। तो ये 16वें हो गए। 16वां वित्त आयोग इस समय चल रहा है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 10वां जो है के.सी. पंत 1992, 11वें ए.एम. खुसरो 1998, 12वें डॉक्टर सी. रंगराजन 2002, 13वां जो है डॉक्टर विजय केलकर 2007, 14वां वाई.बी. रेड्डी 2013, एन.के. सिंह 15वें थे 2017 में, और 16वां डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया 2023 में। अगला देखते हैं केंद्रीय वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है। तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दिया गया है। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति चाहे, उन्हें आवश्यक लगे, तो 5 वर्ष के पूर्व भी वित्त आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होते हैं। तो केंद्रीय वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष होगा और उसके अलावा 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और चारों सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सदस्यों की और अध्यक्ष सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, और ये सभी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश में उल्लिखित समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता देख लेते हैं। वित्त अध्यक्ष की बात हो रही है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए और उनकी नियुक्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए, ये निर्धारित करने का अधिकार संविधान द्वारा संसद को दिया गया है। तो सदस्यों की कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ये इसका निर्धारण कौन करेगा? ये संसद करेगा।
नोट: संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो निम्नलिखित है। तो सदस्य के लिए कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर उसकी नियुक्ति की जा सकती है जिनके पास सार्वजनिक मामलों यानी पब्लिक अफेयर्स के में अनुभव हो। तो अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे वित्त आयोग के, तो उनकी नियुक्ति किसकी की जा सकती है? जिसके पास सार्वजनिक मामलों यानी पब्लिक अफेयर्स में अनुभव हो। इसके अलावा 4 सदस्यों में से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए या फिर उनके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। तो 4 सदस्यों में से एक के पास जो है या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर उसके पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता हो। दूसरा सदस्य जो है उसके पास अर्थशास्त्र या कि इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञान होना चाहिए। दूसरे सदस्य के पास इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञान हो और एक सदस्य के पास सरकार के वित्त और लेखा, फाइनेंस और अकाउंट से संबंधित विशेष ज्ञान होना चाहिए। और एक और जो यहाँ पे सदस्य होगा उसको सरकार के वित्त और लेखा, फाइनेंस और अकाउंट से संबंधित विशेष ज्ञान हो और एक चौथा जो होगा उसमें वित्तीय मामलों और प्रशासन से संबंधित व्यापक अनुभव होना चाहिए। तो ये 4 सदस्यों के जो है योग्यताएं हो गई। पहला हो गया, पहले की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए या फिर उसके पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तीसरे के बाद वित्त और लेखा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स से संबंधित विशेष ज्ञान होना चाहिए। चौथे के पास वित्तीय मामलों और प्रशासन से संबंधित व्यापक अनुभव होना चाहिए। वित्त आयोग के कार्य: तो वित्त आयोग निम्नलिखित मुद्दों पर भारत के राष्ट्रपति से सिफारिशें करता है। तो भारत की संचित निधि में से केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। तो भारत की संचित निधि में से केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की समेकित निधि का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम। अगला पॉइंट है सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला। अगला, सुदृढ़ वित्त के हित में कोई भी मामला राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा जा सकता है। तो सुदृढ़ वित्त के लिए कोई भी मामला जो है राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा जा सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो आयोग जो अपनी रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंपेगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके। वित्त आयोग से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वित्त आयोग राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को जोड़ने के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि का मूल्यांकन करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद वित्त आयोग के पास अपने गतिविधि क्षेत्र के भीतर अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ हैं, इसको पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार वित्त आयोग के पास सिविल कोर्ट की भी शक्तियाँ हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार जो है वित्त आयोग के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। या गवाहों को बुला सकता है, किसी कार्यालय या अदालत से सार्वजनिक दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने के लिए कह सकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 281 बात हो रही है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित प्रावधान है। 281 में जो है वित्त आयोग की अनुशंसा है, लेकिन कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा सरकार पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी होगी। ये इंपॉर्टेंट है। तो सरकार पर ये बाध्यकारी नहीं होगी, केवल अनुशंसा करेगी। इसके संबंध में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। नियुक्ति कब हुई थी? 1964 में। तो डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार ने यह कहा था कि क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इससे अपेक्षा की जाती है कि वह अर्धन्यायिक हो, तो वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को जो भी अनुशंसा की जाती है भारत की सरकार को उसे गंभीरता से लेना चाहिए। तो डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार जो कि चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अर्धन्यायिक संवैधानिक निकाय है और अर्धन्यायिक है, तो जो भी आयोग जो है अनुशंसा करता है तो सरकार उसे गंभीरता से ले और बिना किसी दमदार वजह से उसकी अनुशंसा को पूर्णतः स्वीकार नहीं करना चाहिए। 14, वित्त आयोग की सलाहकारी भूमिका। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं हैं, केवल सलाहकारी हैं और इसलिए सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह राज्यों को धन देने पर आयोग की सिफारिशों को लागू करे। सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी। गलती है, बाध्यकारी नहीं होंगी।
15वें वित्त आयोग की संरचना। 15वें वित्त आयोग की संरचना देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनेगा। तो अनुच्छेद 280(1) में है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनता है। 27 नवंबर 2017 को NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 27 नवंबर 2017 को NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जबकि दिसंबर 2023 में जो है दिसंबर 2023 में किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगढ़िया को। अभी आप लोगों को बताए थे, अरविंद पनगढ़िया। तो डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। NK सिंह भारत के पूर्व सचिव एवं 2008 से 2014 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो 4 अन्य सदस्य इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं और देख लेते हैं। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2021 से 22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों 2021 से 22 से 2025-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को पानी और स्वच्छता के लिए 1,42,084 करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। गांव में इन सेवाओं को सुनिश्चित करने और इस प्रकार की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जो है ये सिफारिश थी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की पंचायतों की साफ सफाई और स्वच्छता के लिए जो है सिफारिश की गई थी कितने की? 1.42 लाख करोड़ रुपए की। उसके बाद एग्जैक्ट दे लेते हैं, 1,42,084 करोड़ रुपए दिया गया था पानी और स्वच्छता के लिए, साफ पानी और स्वच्छता के लिए पंचायतों को। 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से ग्राम पंचायतों को उनकी सुनिश्चित जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी तथा ग्राम पंचायतें सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। या भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान। 15वें वित्त आयोग की पंचायत अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक है। तो 15वें वित्त आयोग की पंचायत अवधि जो है 21-22 से 25-26 तक। खष्टम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में क्रमशः 5:20:75 के अनुपात में वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं प्रस्तावित जिलेवार भारांक के आधार पर वितरित की जाएगी। तो 6वें राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिश थी उसके अनुसार जो है राज्य जो है पंचायती राज संस्थाओं में तो जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति 20% और ग्राम पंचायत को 75%। तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत को 75%, पंचायत समिति को 20% और जिला परिषद को 5% जो है निर्धारित की गई है। और ये अनुपात जो है वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं प्रस्तावित जिलेवार भारांक के आधार पर वितरित की जाएगी। 15वें वित्त आयोग भारत सरकार की अंतिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदान का 40% अनटाइड अनाबद्ध अनुदान एवं 7% टाइड आबद्ध अनुदान के रूप में होगा। तो 40% जो है अनटाइड अनाबद्ध अनुदान और 60% टाइड आबद्ध अनुदान के रूप में होगा। अनटाइड और टाइड क्या है आगे आप देख लेते हैं, भी आगे दिया गया है। अनटाइड अनुदान का उपयोग वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाइट और प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक परिसंपत्तियों, भवनों जैसे प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, सहकारी बीज एवं उर्वरक भंडारण केंद्रों, सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ, उद्यान, खेल मैदान, शमशान स्थलों के रखरखाव की व्यवस्था को पूरा करने हेतु किया जाएगा। तो अनटाइड अनुदान का उपयोग जो है जो कि कितना है 60% है। तो अनटाइड अनुदान का उपयोग जो है वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर, तो वेतन एवं प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाइट और प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक संपत्तियों, भवनों जैसे प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, सहकारी बीज एवं उर्वरक भंडारण केंद्रों, सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ, उद्यान, खेल मैदान, शमशान स्थलों के रखरखाव की व्यवस्था को पूरा करने के लिए किया जा सकेगा। पंचायती राज मंत्रालय वित्त मंत्रालय
एवं व्यय विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50-50% की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा, जिसमें से 50% टाइड अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने एवं शेष 50% बुनियादी सेवाओं यथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा। तो जो है सिफारिश थी कि 50-50% की 2 किस्तों में ये जारी किया जाएगा, जिसमें से जो 50% होगा वो टाइड अनुदान जो वो उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। तो स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति कायम रखने के लिए 50% और बाकी का 50% बुनियादी सेवाओं यथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, परफॉर्मेंस गवर्नमेंट स्कीम। तो वित्त आयोग का स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का दृष्टिकोण। तो वित्त आयोग का स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का दृष्टिकोण देखते हैं। 73वें और 74वें संशोधन के पश्चात अभी तक 4 वित्त आयोगों, 11वें वित्त आयोग से लेकर 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अपनी अनुशंसाएं की हैं। तो 73-74 संशोधन के पश्चात अभी तक 4 वित्त आयोग, 11वां से लेकर 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अपनी अनुशंसाएं की हैं। सभी आयोगों के लिए विचारार्थ विषय समान रहा है। तदनुसार प्रत्येक आयोग ने स्थानीय शासनों के प्रभावकारी कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श और उचित अनुशंसाएं की हैं। 11वें से लेकर 14वें वित्त आयोग। 10वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान अनुशंसा की जो ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विभाज्य पूलों के 1.38% के बराबर थे। 13वें वित्त आयोग को छोड़कर पूर्व के सभी वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की अनुशंसा निरपेक्ष रूप से की थी, न कि विभाज्य पूल के रूप में। 11वें वित्त आयोग को छोड़कर स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी आयोग दर आयोग जो है बढ़कर 14वें वित्त आयोग के तहत बढ़कर 3.06% हो गई। तो 11वें वित्त आयोग को छोड़ दिया जाए तो सभी में जो है हमेशा आयोग दर आयोग बढ़ती गई और 14वें वित्त आयोग में 3.6% हो गई। तालिका देख लेते हैं, समझ जाएंगे आप। तो 10वें की बात कर रहे हैं तो ये अनुदान विभाज्य पूल के परसेंट के रूप में तो टोटल 1.38% था, जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 4,381 करोड़, शहरी स्थानीय निकाय के लिए 1,000 करोड़। ये भी ध्यान रखेंगे आप। 10वें वित्त आयोग में टोटल अनुदान विभाज्य पूल जो था 1.38% था, जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 4,381 करोड़, शहरी के लिए 1,000 करोड़। 11वें में ये कम हो गया, 0.78% हो गया, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए ग्रामीण को और 2,000 रुपये शहरी निकाय के लिए अनुदान था। 12वें में परसेंट हो गया, बढ़ गया 1.24%, जो कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 20,000 करोड़ रुपए और शहरी के लिए 5,000 करोड़ रुपए। 13वें की बात करें तो इसमें और बढ़ के 1.93% हो गया, जो कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 64,407.6 करोड़ और शहरी के लिए 23,111 करोड़। 14वें की बात करें तो ये बढ़ के 3.06% हो गया, 2,02,92 करोड़ ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए, 87,144 करोड़ जो है शहरी स्थानीय निकाय के लिए। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तथापि संवितरित की गई वास्तविक राशियां आयोगों द्वारा अनुशंसित राशियों की तुलना में कम हैं। तो जितनी अनुशंसित की गई थी तो वो वितरित उतनी नहीं की गई हैं, कम की गई। तो ग्रामीण स्थानीय निकायों के संबंध में यह कमी 5 से 18% के बीच तथा शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में यह कमी 10 से 18% के बीच थी। तो जो कमी की गई अनुशंसित और जो रियल में जो जारी की गई राशि वो ग्रामीण स्थानीय निकायों के मामले में 5 से 18% के बीच और शहरी स्थानीय निकायों के मामले में 10 से 18% के बीच रही, जो कमी की गई। ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए यह कमी 10वें वित्त आयोग के दौरान सर्वाधिक थी। तो ग्रामीण स्थानीय निकाय की बात करें तो यह 10वें वित्त आयोग के दौरान सर्वाधिक थी तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए यह कमी 13वें वित्त आयोग के दौरान सर्वाधिक थी। तो ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 10वें वित्त आयोग में सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कमी की गई थी और शहरी के लिए 13वें में। अभी आप आगे देखेंगे सारणी में। इस कमी का कारण आयोगों द्वारा प्रदर्शन अनुदानों के लिए निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने में स्थानीय निकायों का विफल रहना है। कभी कभी संबंधित संघ सरकार के मंत्रालयों ने भी शर्तें निर्धारित की थी। तालिका देख लेते हैं।
वास्तविक रूप से जारी की गई राशियों की तुलना में अनुशंसित अनुदान, अनुशंसा जो की गई और वास्तविक जारी कितने की गई ये देख लेते हैं। तो 10वां वित्त आयोग जो था वो ग्रामीण निकाय के लिए अनुशंसित तो किया गया था 4,381 करोड़, लेकिन जारी की गई राशि 3,576 करोड़, यानी टोटल 81.6% अनुशंसित का जो है जारी की गई थी। शहरी के लिए 1,000 करोड़ जो है अनुशंसित थी, जारी की गई 834 करोड़, यानी 83.6%। 11वें की बात करें तो 8,000 करोड़ की अनुशंसा थी और जारी की गई 6,602, टोटल 82.5%। और शहरी की बात करें 2,000 करोड़ अनुशंसा थी, 1,752 करोड़ जो है जारी किया गया, टोटल 87.6%। 12वां जो है 20,000 की अनुशंसा थी, 18,927 जारी किया गया, 94.6%, सबसे ज़्यादा 12वें वित्त आयोग में जो है जारी किया गया था। शहरी के लिए 5,000 करोड़ था, 4,470 करोड़ जारी किया गया, 89.4%। 13वें की बात करें तो 64,408 करोड़ की अनुशंसा थी, 58,257 करोड़ जो है जारी किया गया, यानी 90.7%। शहरी की बात करें 13वें वित्त आयोग में तो 23,111 की अनुशंसा थी, 18,910 जो है जारी किया गया, टोटल 82.1%। तो सबसे कम जो है 13वें वित्त आयोग में शहरी निकायों में जारी की गई थी राशि। 14 की बात करें तो ये 2,292 करोड़ रुपए अनुशंसित था, 1,79,491 करोड़ जारी किया गया, यानी 89.6%। और शहरी की बात करें तो 87,144 जो है अनुशंसित था, 74,259 करोड़ जारी किया गया, 85.2%। तो यहाँ सबसे कम अगर ग्रामीण वाली बात करें तो ये 10वें वित्त आयोग 10वें वित्त आयोग में था 81.6%। और शहरी की बात करें तो ये सबसे कम किस में था, सबसे कम इसमें होगा 13वें में 82.1, जबकि ज़्यादा सबसे अधिक जो किया गया था ग्रामीण के मामले में 94.6% 12वें वित्त आयोग में 20,000 करोड़ की अनुशंसा थी, 18,927 करोड़ जारी किया गया था। और शहर के मामले में देखें तो ये भी 12वां होगा, क्योंकि 89.4% जारी किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, अनुदानों के क्षैतिज वितरण का आधार। स्थानीय निकायों हेतु राज्यों के लिए संसाधनों की अनुशंसा करते हुए अलग अलग आयोगों ने भिन्न मानदंडों को अपनाया। यद्यपि आबादी, जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्रफल सभी पिछले 5 आयोगों की अवधियों के लिए एक कॉमन मानदंड था, किंतु इक्विटी एवं दक्षता मानदंड जैसे कि उच्चतम प्रति व्यक्ति आय से अंतर, वंचन सूचकांक यानी रेप्रिसिएशन इंडेक्स, विकेंद्रीकरण सूचकांक और राजस्व जुटाने के लिए प्रयासों के लिए सभी आयोगों के मानदंड जो है भिन्न थे। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय हेतु राज्यों के लिए अनुशंसित अनुदानों के वितरण हेतु मानदंड प्रतिशत में तो 10वां वित्त आयोग 1971 को जो है जनगणना माना था। इसमें टोटल जनसंख्या को आधार माना गया था। 11वें वित्त आयोग में जो है 40% जो है जनसंख्या थी, 10% भौगोलिक क्षेत्रफल, 20% उच्चतम प्रति व्यक्ति आय से अंतर और 20% विकेंद्रीकरण का सूचकांक। इसके अलावा 10% जो है राजस्व प्रयास भी लिया गया था। 12वें वित्त आयोग की बात करें तो इसने भी जो है आबादी जनगणना जो है आबादी जो है 40% लिया 2001 की जनगणना के अनुसार। भौगोलिक क्षेत्रफल जो है इसने 10% लिया, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय से अंतर 20%। उसके बाद वंचन का सूचकांक 10% इसके द्वारा लिया गया 12वें वित्त आयोग में, और राजस्व प्रयास जो है 20%। 13वें की बात करते हैं तो इसने आबादी जो है 50% लिया, 50% 2001 की जनगणना के अनुसार। भौगोलिक क्षेत्रफल 10%, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय से अंतर 30% यहाँ पे लिया गया, और विकेंद्रीकरण का सूचकांक जो है 15%, और आबादी में SC/ST का अनुपात भी इसमें लिया गया 10%। 14 की बात करें तो 90% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी ली गई, और 10% भौगोलिक क्षेत्रफल। तो 15वें में भी वही हो जाएगा। उसके बाद यही चल रहा है, यानी जनसंख्या आबादी 90% लिया जाएगा और भौगोलिक क्षेत्रफल 10%। अगला है प्राथमिक एवं प्रदर्शन अनुदान, बेसिक एंड परफॉर्मेंस ग्रांट। 10वें वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए। तो 10वें वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदानों के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। स्थानीय निकायों से इस प्रयोजन हेतु बराबर योगदान देने की अपेक्षा की गई थी। वेतन एवं मजदूरियाँ
पर व्यय के लिए कोई भी अनुदान राशि उपयोग नहीं की जानी थी। 11वें वित्त आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि अनुदानों पर प्रथम प्रभार यानी फर्स्ट चार्ज होगा लेखाओं के रखरखाव एवं लेखा परीक्षा के लिए। उसके उपरांत वित्तीय डेटाबेस के विकास हेतु किया जाना चाहिए। शेष राशियों का उपयोग प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, शुद्ध पेयजल। तो पहला जो प्रथम प्रभार जो है लेखाओं के रखरखाव एवं लेखा परीक्षा के लिए, उसके उपरांत वित्तीय डेटाबेस के विकास हेतु किया जाना चाहिए। और शेष राशि जो बचती है उसमें शेष राशियों का उपयोग प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, शुद्ध पेयजल, सड़कों पर विद्युत प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसी प्रमुख सेवाओं, दाह संस्कार एवं दफनाने वाले स्थलों का रखरखाव, जन सुविधाओं एवं अन्य कॉमन संपत्तियों के लिए किया जाना था। वेतन एवं मजदूरियों के भुगतान के निषेध को छोड़कर ये अनुदान अनाबद्ध थे। 12वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि पंचायतों द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सेवा को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से लेखाओं के रखरखाव एवं वित्तों पर डेटाबेस सृजित करने के लिए व्यय करने पर उच्च प्राथमिकता दें। 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 6 शर्तें और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 9 शर्तें निर्दिष्ट की। प्रदर्शन अनुदान यानी कि परफॉर्मेंस ग्रांट। तो 13वें वित्त आयोग ने जो है प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 6 शर्तें और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 9 शर्तें निर्दिष्ट की। तो 13वें वित्त आयोग ने संविधान के भाग 9 एवं भाग 9A से बाहर किए गए क्षेत्रों के लिए एक विशेष क्षेत्र अनुदान का प्रावधान किया था। इस अनुदान के 2 घटक थे, विशेष क्षेत्र मूल अनुदान बेसिक ग्रांट, विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान परफॉर्मेंस ग्रांट। विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए 4 शर्तों को पूरा किया जाना था। तो 4 शर्तें थीं। राज्यों द्वारा अपने प्रदर्शन अनुदान का आहरण करने में विफल रहने की स्थिति में आहरण नहीं की गई राशि को एक नए तरीके से पुनः वितरित किया जाता था। 14वें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा 2 भागों में की थी। 14वें वित्त आयोग की बात करें तो इसने अनुदानों की अनुशंसा 2 भागों में की। शर्त रहित मूल अनुदान यानी उसमें कोई शर्त नहीं होती थी, बेसिक ग्रांट जो होती थी। सशर्त प्रदर्शन अनुदान यानी जो परफॉर्मेंस ग्रांट होती थी वो सशर्त होती थी। तो विधिवत रूप से गठित पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त प्रदर्शन अनुदान के बीच अनुपात 90:10 था और नगर पालिकाओं के लिए यह 80:10 था। तो विधिवत रूप से जो पंचायतें थीं, शर्त रहित अनुदान की बात करें उसकी सशर्त से अगर परसेंटेज देखें तो शर्त रहित 90:10 यानी शर्त रहित 90%, सशर्त जो है परफॉर्मेंस ग्रांट जो था 10% था। ये ग्रामीण निकायों के लिए था, शहरी निकायों के लिए यही 80:20 हो जाता था। मूल अनुदान का उपयोग विनिर्दिष्ट मूलभूत नागरिक सेवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया जाना था। प्रदर्शन अनुदान राजस्व में सुधार आने के आधार पर था, जिसके लिए मानदंड को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाना था। प्रदर्शन अनुदानों के लिए पात्रता हेतु स्थानीय निकायों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि करनी थी और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करने थे। नगर पालिकाओं को इसके अलावा प्रत्येक वर्ष में मूलभूत शहरी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तरीय बेंचमार्क को भी प्रकाशित करना था। इसके अतिरिक्त पंचायती राज मंत्रालय ने प्रदर्शन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए कुछ और शर्तें रखीं, जैसे कि ग्राम पंचायत विकास योजना, सेक्टर वार व्यय को एक डैशबोर्ड में प्रदर्शित करना और स्वयं के राजस्व स्रोत में प्रतिशत वृद्धि, ग्राम पंचायतों की खुले में शौच से मुक्ति यानी ODF फ्री की स्थिति और ग्राम पंचायतों में टीकाकरण स्तर के आधार पर उनके लिए स्कोर निर्धारित करने जैसे कार्यों को पूरा करना। लेखा एवं लेखा परीक्षा। तो लेखा एवं लेखा परीक्षा करदाताओं से अर्जित आगम का उपयोग करने वाली सरकार के किसी भी अंग के लिए सुशासन हेतु प्राथमिक अनिवार्यता यह है कि वह लेखा परीक्षित लेखाओं को सामयिक रूप से पहल पर उपलब्ध कराए। इस प्रकार की सूचना के अभाव में पूर्व वित्त आयोगों ने भी ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की आवश्यकता का वास्तविक तौर पर आकलन करने में महसूस की गई कठिनाई को उजागर किया था। 11वें वित्त आयोग से लेकर विभिन्न वित्त आयोग ने इस मुद्दे को उजागर किया है, लेकिन इस संबंध में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। लगातार पढ़ते जाते हैं, आप लोग देख लीजिए। इस दीर्घकालिक विवादास्पद मुद्दे का समाधान करने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षा के बिना
और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी। तो 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पिछले वर्ष की लेखाओं यानी जो पिछला वर्ष बीता उस वर्ष की लेखा परीक्षा के बिना और पिछले से पिछले वर्ष की लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना जो है किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी। अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तरीय शर्त। तो 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 एवं 2022-23 के लिए महामारी के दौरान लेखा परीक्षा की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए यह कहा कि कम से कम 25 ग्रामीण स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के अनंतिम लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले के पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए ताकि राज्य 2021-22 तथा 2022-23 से पूरे अनुदान प्राप्त कर सकें। 2023-24 से आगे की अवधि के लिए राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु देय पूर्ण अनुदान तभी दिए जाएंगे जब उन्होंने अपने पिछले वर्ष के अनंतिम लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं दोनों को सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्ध कराया होगा। तो 2023-24 से आगे की अवधि के लिए राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु जो है देय पूर्ण अनुदान तभी दिए जाएंगे जब उसने पिछले वर्ष की जो है अनंतिम लेखा यानी जो अभी बीता है वो अनंतिम लेखा है और पिछले से पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित लेखाओं को दोनों को सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्ध कराया हो। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य में 35% ग्रामीण निकायों पर के पास 2022-23 के लिए अनंतिम लेखा और 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित लेखाएं हैं तथा इन्होंने 2023-24 में ऑनलाइन उपलब्ध किया है, तब 2023-24 में राज्य अपने 35% ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 2023-24 के लिए देय पूर्ण राशि प्राप्त कर पाएंगे। ग्रामीण स्थानीय निकायों की तरह शहरी स्थानीय निकायों को भी अनुदान प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष की वास्तविक लेखाओं तथा पिछले से पिछले वर्ष की लेखा परीक्षित लेखाओं को अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा और उन्हें सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाना होगा। स्थानीय शासनों के लिए कुल अनुदान। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच 67.5 अनुपात 32 67.5 32.5 यानी 67.32 के अनुपात में स्थानीय निकायों के लिए कुल 90,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की थी। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरों को भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण एवं शहरी निकाय हेतु 2020-21 में अनुशंसित अनुपात 67.32 को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2025-26 में 65.35 किए जाने की अनुशंसा की। 2020-21 में जो है 67.32 थी, उसको बढ़ाते हुए 2025-26 में 65.35 किए जाने की अनुशंसा की थी। किसने? 15वें वित्त आयोग ने। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच अनुदानों के पारस्परिक वितरण हेतु आबादी के लिए 90% और क्षेत्रफल के लिए 10% भारांक निर्धारित किए। तो 15वें वित्त आयोग ने जो है आबादी को 90% भारांक दिया जबकि क्षेत्रफल को 10%। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय शासनों के लिए 2021 से 26 की अवधि हेतु कुल 4,36,361 करोड़ रुपए अनुदान की अनुशंसा की। तो 2021-26 की अवधि के लिए 4,36,361 करोड़ रुपए की अनुशंसा की थी 15वें वित्त आयोग ने। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को करों के विभाज्य पूल के अनुपात में के बजाय उन्हें स्थानीय राशि दिए जाने की अनुशंसा की। तीनों स्तरों के शासनों के लिए निधियों के वितरण का रेंज जो है वितरण का रेंज न्यूनतम जो है ग्राम पंचायत के लिए 70%, अधिकतम 85%। तो न्यूनतम अधिकतम रेंज जो है 70 से 85% ग्राम पंचायत के लिए, ब्लॉक पंचायत के लिए 10 से 25%, जिला पंचायत के लिए 5 से 15%। ये हो गया 70 से 85% ग्राम पंचायत के लिए, ब्लॉक पंचायत के लिए 10 से 25% और जिला पंचायत के लिए 5 से 15%। ये हो गया। पंद्रह वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2021-26 हेतु कुल
2,36,805 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। तो 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकाय की बात हो रही है। टोटल तो 4,36,361 करोड़ रुपए था, 4,36,361 करोड़ रुपए था। ग्रामीण के लिए 2,36,805 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। 15वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2021-26 हेतु कुल 1,21,055 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ग्राम पंचायत विकास योजना देखते हैं। स्मार्ट पंचायत देख लेते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है। इससे ग्राम पंचायतों को विकास योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ई पंचायत के माध्यम से पंचायत स्तर पर ही ई गवर्नेंस की सुविधाएं मिल रही हैं। ई पंचायत से भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की दिशा में काफ़ी सहयोग मिल रहा है। 7 नवंबर 2019 तक कुल 1.3 लाख ग्राम पंचायतों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 45,000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं। भारत नेट योजना के तहत 21 अप्रैल 2020 तक 1.38 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है। देख लीजिए आप लोग। वर्तमान में प्रदेश में 57,705 ग्राम पंचायतें, तो वर्तमान में प्रदेश की बात हो रही तो 57,705 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें तथा 75 जिला पंचायतों हैं, जिनमें हर 5वें वर्ष पर पंचायत सामान्य निर्वाचन के पश्चात नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत विकास योजना की बात करते हैं। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी अधिकांशतः ग्राम पंचायतों की है। हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की भूमिका और कार्य पूर्णतः स्पष्ट है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन इकाई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी इस भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से किया गया है। संयुक्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 का में ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। तो संयुक्त प्रांत राज्य अधिनियम 1947 की धारा 15 का में जो है ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। तो ग्राम पंचायत द्वारा विकास योजना तैयार करना किस धारा में है? धारा 15 का में। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विकेंद्रित नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत का समग्र विकास करना है, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास सम्मिलित होगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग होंगे। 5वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में होगा। यानी 70% जो हो जाएगा किसको जाएगा? ग्राम पंचायत को, 15% जाएगा पंचायत समिति को, 15% जिला पंचायत को। तो 15:15:70 हो गया। योजना की आवश्यकता। वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन एवं विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर वार्षिक कार्य योजना बनाए जाने पर बल नहीं दिया जा रहा था एवं सहयोगी विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों से पृथक पृथक विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही थी, किंतु पंचायत स्तर पर आपसी समन्वय के अभाव में पंचायत का समग्र विकास नहीं हो पा रहा था। अतः ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाएगी, जो कि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण यानी कन्वर्जेंस पर आधारित होगी। योजना का उद्देश्य देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी सम्मिलित है। दूसरा, निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण के साथ समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण, सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना। अगला पॉइंट, ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे यथा निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है। योजना के महत्वपूर्ण घटक। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निम्न आधारभूत कार्यों उत्तरदायित्व का हस्तांतरण किया गया है। पहला, ग्राम पेयजल योजनाओं का परिचालन एवं रखरखाव,
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन, ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशुहाटों का परिचालन तथा रखरखाव, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, श्रेणीदा के पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम तथा पेंशन आदि हेतु लाभार्थियों का चयन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण, पंचायत क्षेत्र में सृजित अस्थायी परिसंपत्तियों का रखरखाव, ग्रामीण पुस्तकालय, ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम, ग्रामीण आवास योजनाएं, लाभार्थी का चयन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की निरीक्षण रिपोर्ट का प्रमुख एवं प्रधान द्वारा सत्यापन। उसके बाद अगला है लघु सिंचाई, लाभार्थियों का चयन, ऊसर भूमि सुधार योजना के अंतर्गत सृजित संपत्तियों का रखरखाव, ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में यह व्यवस्था की जाएगी कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों के पश्चात ही अन्य कार्यों यथा पुस्तकालय, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकारी समितियों, आपदा प्रबंधन को सम्मिलित किया जाएगा। ग्राम पंचायत के लिए रिसोर्स या संसाधन का निर्धारण। प्रदेश की ग्राम पंचायतों के में उपलब्ध संसाधन निम्नवत हैं। मानव संसाधन की बात करें तो मानव संसाधन पंचायती राज एवं ग्राम विकास के कर्मचारीगण। तो पंचायती राज एवं ग्राम विकास के कर्मचारीगण, इसमें प्रति 12 ग्राम पंचायत के क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता, प्रति 12 ग्राम पंचायत पर बात हो रही है। तो सचिव जो हैं एक 2 होंगे, प्रति 12 ग्राम पर जो है ग्राम पंचायत पर 2 सचिव होंगे। किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? पंचायती राज एवं ग्राम विकास, और कार्य क्षेत्र है ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य। सफाई कर्मी जो हैं ये पंचायती राज हैं और 18 होंगे, प्रति 12 ग्राम पे 18 सफाई कर्मी होंगे, स्वच्छता से रिलेटेड हैं। रोजगार सेवक संविदा पर होते हैं, ये ग्राम विकास विभाग में है, और प्रति 12 ग्राम पे 10 होंगे, ये मनरेगा के अंतर्गत आने वाले कार्य करते हैं। NRLM जो है ये योजना में उपलब्ध संसाधन। अन्य विभाग के कर्मचारी जो ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हैं, अन्य देख लेते हैं। तो ये भी 12 ग्राम पंचायत के आधार पर दिया गया है। तो ANM जो होती हैं ये स्वास्थ्य विभाग से होती हैं, पर 12 ग्राम पे 12 होती हैं, ये स्वास्थ्य संबंधी। आशा संविदा पर होती हैं, ये भी स्वास्थ्य विभाग से, ये भी 12 ग्राम पे 12 होती हैं, ये भी स्वास्थ्य संबंधी। AWW जो है ICDS विभाग से होती हैं, पर 12 ग्राम पे 10 होते हैं, ये मनरेगा के अंतर्गत आने वाले कार्य करते हैं। तकनीकी सहायक ये संविदा पर होते हैं, ये ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत। तो 12 ग्राम पंचायत में ये 24 होते हैं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए। LEO जो होते हैं ये पशुपालन विभाग से होते हैं, 12 ग्राम पे 1 होते हैं, पशुपालन इनका जो है कार्य होता है। साक्षरता प्रेरक जो होता है ये साक्षरता एवं वैयक्तिक विभाग से, टोटल 12 होते हैं 12 ग्राम पंचायत में, ये वयस्क साक्षर से रिलेटेड होते हैं। वित्तीय संसाधन देखते हैं। ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग द्वारा धनराशि प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों में प्राप्त होती है, देखते हैं। तो स्वयं के संसाधन से कर आदि लगाए जाने से प्राप्त धनराशि, 15 वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि, स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि, अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि, CC रोड एवं KC ड्रेन योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि, निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि, पंचायत घर निर्माण, अन्य संसाधन यदि कोई हो। ये तो वित्त हो गए, वित्तीय संसाधन। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध कराना। राज्य PR पोर्टल पर जनपद की सरकारी वेबसाइट पर उपयुक्त सूचना को अपलोड किया जाएगा। तो राज्य PR पोर्टल व जनपद की सरकारी वेबसाइट पे जो है उपयुक्त सूचना को अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी पंचायती राज को ईमेल के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जो वह पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराएंगे। तो प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी पंचायती राज को ईमेल द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जो वह पंचायती सचिवों को उपलब्ध कराएंगे। पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे। तो पंचायत भवन में जो सूचना लिखी जाएगी, प्रकाशित की जाएगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो पंचायत सचिव। समस्त विभागों के स्तर से सभी जनपदों को शासनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके माध्यम से 15वें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं समस्त योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का वितरण ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकेगा, जिसके माध्यम से 15वें केंद्रीय वित्त आयोग है और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग है। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है।
तो उसका जो है समस्त योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का वितरण जो है ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकेगा। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित की जाएगी। तो जो भी धनराशि प्राप्त होगी योजनाओं के अंतर्गत वो सामुदायिक भवनों पर पंचायत घर पे उसे लिखना होगा, प्रदर्शित करना होगा। लागत रहित विकास। ग्राम पंचायतों में विकास हेतु यह जरूरी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा पंचायत के स्वयं के राजस्व के अतिरिक्त ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाए जो बिना लागत के किए जा सकते हैं। यह कार्य स्वैच्छिक सेवाएं एवं संस्थाएं, चंदा, सामुदायिक योगदान, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से किया जा सकता है। इसके तहत नकद, सामान तथा श्रमदान को सम्मिलित किया जाए। सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण। तो सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किए जाने के लिए उचित वातावरण बनाना अत्यंत आवश्यक है। उचित वातावरण निर्माण के लिए प्रचार प्रसार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सहभागी नियोजन देख लेते हैं। सहभागी नियोजन वह प्रक्रिया है, इसमें दो पॉइंट था छठे में, सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण। तो सहभागी नियोजन देखेंगे, वातावरण निर्माण दोनों डिटेल में पढ़ेंगे। सहभागी नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय जागरूक होकर सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समस्याओं का निदान खोजेगा एवं इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढेगा। सहभागी नियोजन निम्न प्रकार से किया जाएगा। वार्ड सदस्य द्वारा नागरिकों हेतु वार्ड स्तरीय बैठक, नुक्कड़ सभाएं, ये सभी सहभागी नियोजन के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों से संपर्क किया जाना, दीवार लेखन एवं स्पीकर से प्रचार प्रसार, रैली एवं पदयात्रा, संबंधित विभाग के कार्यकर्ता जैसे आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी प्रेरकों आदि का उपयोग किया जाएगा। प्रांतीय रक्षा दल, युवाओं, नेहरू युवा केंद्र कार्यकर्ताओं एवं भारत निर्माण स्वयं सेवकों का भी उपयोग किया जाएगा। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, तो ये सहभागी नियोजन के अंतर्गत आ गए। सहभागी नियोजन के उद्देश्य। तो नियोजन की प्रक्रिया का आरंभ जमीनी स्तर से हो, विकास योजना स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों के आधार पर हो। इस विकास प्रक्रिया में स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ ग्राम पंचायत, युवा, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, धार्मिक प्रतिनिधियों इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार समुदाय का हो, ना कि अन्य किसी का। तो इस प्रक्रिया में जो निर्णय लेने का अधिकार हो वो समुदाय का हो, किसी अन्य का नहीं। वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियाँ। तो वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियाँ देख लेते हैं। तो सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किए जाने के लिए उचित वातावरण निर्माण हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ की जा सकती हैं। कौन कौन सी गतिविधियाँ? मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख सचिव या सचिव ग्राम विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सहकारिता विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार के साथ साथ जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक पंचायती राज, अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी प्रतिभागी होंगे। कार्यशाला का आयोजन प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इसके जो है उचित वातावरण निर्माण के लिए मुख्य सचिव या कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे? प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के सचिव, कृषि विभाग के, लघु सिंचाई, ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सहकारिता विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार के साथ साथ जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक पंचायती राज, अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतिभागी होंगे। कार्यशाला का आयोजन जो है प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। पारिस्थितिक विश्लेषण। ग्राम पंचायत की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाए, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु कार्यों का निर्धारण किया जाए। तो पहले पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाए, उसके आधार पर जिससे ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु कार्यों का निर्धारण किया जाए। आधारभूत सेवाओं का पारिस्थितिक विश्लेषण। पेयजल वर्तमान स्थिति, पेयजल के स्रोत व संख्या, हैंडपंप, कुआं, तालाब, पाइप वाटर सप्लाई आदि। स्वच्छता की बात करें, शौचालयों की संख्या, व्यक्तिगत सामुदायिक स्कूल, साफ सफाई की व्यवस्था, कूड़ा कचरा निपटान, ठोस तरल पदार्थों का प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, बिजली के पोलों की संख्या, रखरखाव, घरेलू बिजली का बिल भुगतान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
राशन कार्डों की श्रेणी एवं संख्या, राशन दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था, अंत्येष्टि स्थलों कब्रिस्तानों का विकास, शिक्षा स्कूलों की संख्या व प्रकार, शिक्षकों की संख्या उपलब्धता, ड्रॉप आउट की स्थिति और कारण, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, पार्क का रखरखाव, पार्क की व्यवस्था, नागरिक सेवाएं, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परिवार रजिस्टर कॉपी, विवाह रजिस्ट्रीकरण आदि, लाइब्रेरी रखरखाव, युवाओं को खेल और स्वास्थ्य विकास में सहायता। ये हो गया। अब अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाना। तब ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाना टॉपिक होगा। तो ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यों का प्राथमिकीकरण करने के उपरांत ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में सचिव एवं पंचायत अधिकारियों के साथ साथ सभी संबंधित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कुछ विशेषज्ञ पंचायत एवं स्तरीय स्वशासीय निकायों से भी प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किए जा सकते हैं। तो बैठक जो बुलाई जाएगी उसमें कौन कौन होगा? तो ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यों का प्राथमिकीकरण करने के उपरांत ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप की बैठक बुलाई जाएगी। ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में सचिव एवं पंचायत अधिकारियों के साथ जो है सभी संबंधित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कुछ विशेषज्ञ पंचायत एवं स्वशासीय निकायों से भी प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष लिए गए कार्य की तुलना में 150% कार्य किए जाएंगे। तो ग्राम पंचायत द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष लिए गए कार्य की तुलना में 150% कार्य लिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि 9 कार्यों की विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव तैयार करते समय या किसी अन्य समस्या के कारण प्राथमिकता वाले कार्य न किए जा सकें। कार्य के चिन्हीकरण एवं अनुमानित आंकलन ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार कर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके उपरांत ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी एवं ग्राम सभा की प्राथमिकता तथा रिसोर्स एनवलप के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा के समक्ष चर्चा एवं अनुमोदन या स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। ग्राम सभा की स्वीकृति के पश्चात कार्यों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। एक श्रेणी में वह कार्य किए जाएंगे जो ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए जाएंगे और दूसरी श्रेणी में सभी अन्य कार्य ब्लॉक तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो 2 श्रेणी में जो है ये कार्य विभाजित किए जाएंगे। एक श्रेणी में तो वह कार्य किए जाएंगे जो ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए जाएंगे और दूसरा श्रेणी जो होगी वो अन्य कार्य की होगी जिसको ब्लॉक तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किया जाएगा। यदि तकनीकी अधिकारियों की कमी होती है तो राज्य सरकार द्वारा तकनीकी संस्थाओं का पैनलमेंट किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 50,000 तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। कार्य योजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। तो 50,000 रुपये तक की कार्य योजना का अनुमोदन जो है ये स्वयं ग्राम पंचायत कर सकती है और कार्य योजना को जो है टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। 50,000 1 से 2.5 लाख तक की कार्य योजना का अनुमोदन जो है सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो सहायक विकास अधिकारी होगा 2,50,001 रुपये से लेकर 5 लाख तक कार्य योजना का अनुमोदन जो है जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाएगा, डीपीआरओ द्वारा। और 5 लाख 1 रुपये से ऊपर की कार्य योजना का अनुमोदन जो है जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। फिर देख लीजिए 50,000 तक तो ग्राम पंचायत स्वयं कर सकती है। 50,001 से लेके 2.5 लाख तक सहायक विकास अधिकारी द्वारा जो है अनुमोदन किया जाएगा। 2,50,001 से लेके 5 लाख तक जो है ये डीपीआरओ द्वारा और 5 लाख 1 से ऊपर की जो कार्य योजना होगा उसका अनुमोदन डीएम द्वारा किया जाएगा। बिंदु 2 से संबंधित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण खंड स्तर पर नामित तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। बिंदु 2 यानी ये जो है तो इसका जो है प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण जो है खंड स्तर पर नामित तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जबकि बिंदु 3 से 4 यानी इन दोनों में जो है तकनीकी परीक्षण अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। तो इसका संबंधित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण जो है अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।
योजना उपरांत प्रबंधन। पहला, ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन तथा स्वशासन हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार तथा विभाग द्वारा मार्गदर्शिका तैयार कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन तथा स्वशासन हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार तथा विभाग द्वारा मार्गदर्शिका तैयार कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जाएगी। पंचायत स्तर पर उपलब्ध फंड का उपयोग, फंड का प्रवाह तथा खर्च का ब्यौरा तैयार करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समितियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। संबंधित विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायत कर्मियों को योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन में शामिल करने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाएगा, ताकि विशिष्ट जिम्मेदारियों को अंकित करते हुए उनका मूल्यांकन किया जा सके। उचित माध्यमों द्वारा ग्राम पंचायतों को समय समय पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में बताने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। सामाजिक लेखा परीक्षण, सोशल ऑडिट का प्रावधान किया जाएगा। विकास खंड एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। तो योजना उपरांत ये प्रबंधन किए जाएंगे। नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम, प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर कौन सा है, www.planningonline.gov.in। ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुसरण किया जाएगा। तो इसमें फीड करना होगा www.planningonline.gov.in पे जो है ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुसरण किया जाएगा। एक्शन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो एक्शन सॉफ्टवेयर जो है www.reportingonline.gov.in पर हर एक कार्य का विवरण फीड किया जाना अनिवार्य होगा। तो इस पर हर एक विवरण जो है फीड होना चाहिए www.reportingonline.gov.in। राज्य स्तर पर एक हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा जो पंचायतों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। तो राज्य स्तर पर एक हेल्पलाइन होगा जो पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। राज्य स्तर द्वारा पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मियों को ग्राम पंचायत की तकनीकी सहायता, प्रोजेक्ट बनाने एवं ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। एक क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप का गठन किया जाएगा जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना होगा। तो एक क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप का भी गठन किया जाएगा जिसका उद्देश्य जो है ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना होगा। जनपद स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे एवं संबंधित विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। तो जनपद स्तर पर जो है एक कमेटी गठित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता जो है डीएम करेंगे और संबंधित विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। सभी कार्यक्रमों की धनराशि पंचायत को सीधे ई ट्रांसफर से उनके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तो सभी कार्यक्रमों की धनराशि जो है पंचायत को सीधे ई ट्रांसफर द्वारा उनके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। कौन कौन से कदम हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी या 243 6 में पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और इनके अंतर्गत वह योजनाएं भी शामिल हैं जो 11वीं सूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति व प्राधिकार प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल भी बना सकेगा। अनुच्छेद 243H या 243 जा के अनुसार राज्यों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व की साझेदारी, करों का संग्रहण और इससे प्राप्त राजस्व का अवधारण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम और अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किए गए हैं। 243H में कर से संबंधित है। अनुच्छेद 243I वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243I के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो पंचायतों की आर्थिक स्थिति त्वरित गति से सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश में कुल करों की शुद्ध आय का 5.5% अंश पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। तो कुल जो क्या कहते हैं यहाँ पे राजस्व का उसका 5.5% अंश जो है पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 6,60,000 लाख रुपए का आय व्यय का प्रावधान किया गया है। तो 6,60,000 लाख रुपए मतलब 66,000 करोड़, 66,000 करोड़ और आप समझ लीजिए 66,000 करोड़, 66,000 करोड़ की बात यहाँ कही गई है। तो वह वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 66,000 करोड़ का आय व्यय का प्रावधान किया गया था।
15 वित्त आयोग में पंचायतों के लिए वित्तीय प्रबंधन। तो 15 वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 97,520 करोड़ यहाँ लाख रुपए लिखा है, 9,75,200 लाख रुपए, वही हो जाएगा 97,520 करोड़ की धनराशि का आय व्यय हेतु प्रावधान किया गया था। इसमें 50% केंद्र की हिस्सेदारी थी। तो 2020-21 में 97,520 करोड़, इसमें 50% जो है केंद्र की हिस्सेदारी थी। अब 21-22 में आते हैं तो इसमें 72,080 करोड़ रुपए जो है ये इसका प्रावधान किया गया था आय व्यय का, 72,080। अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु प्रावधान। तो उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु प्रावधान देख लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना है 2288 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के योजना के अंतर्गत 2023-24 में 6,65,463 जो है व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जो है 2288 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2488 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो है 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गाँव में ई गवर्नेंस विस्तार करने हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 1,65 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। 2022-23 आर्थिक समीक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। प्रदेश के 77.73% ग्रामीण जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण जनसंख्या की मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत वित्तीय सहायताएँ जो है प्रदान की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में ग्राम विकास की प्रगति के प्रयासों का विवरण। तो कौन कौन से जो है यहाँ पे प्रयास किए गए। त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना था। तो त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य क्या था? प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना। मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस जो है इसका सृजन किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। 2021-22 में तो 26 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया था और 22-23 में 32 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाना ये लक्ष्य था। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक 1.02 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। यह मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत बात हो रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना अंतर्गत देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया जाना है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में कुल 16 जनपदों में 19 क्लस्टर चयनित कर लिए गए हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना अंतर्गत जो है देश भर के 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया जाना था, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 3 चरण में कुल 16 जनपदों में 19 क्लस्टर जो है चयनित किए गए थे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय हेतु निर्माण हेतु 12,000 रुपये, उसके अलावा 1460 सामुदायिक शौचालय हेतु 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत पंचायतों की क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु कार्य कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास के कार्य योजनाएं, तो कुछ कार्य देख लेते हैं। योजनाएं उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास के कार्यक्रम। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन
UPSRLM उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन। तो मनरेगा के तहत ये उत्तर प्रदेश में कितना इस समय दिया जा रहा है, तो 237 रुपये जो है ये दिहाड़ी दी जा रही है, 237 रुपये उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामुदायिक विकास योजना, इसको आप लोग शॉर्टकट में भी याद रखिएगा, PMGSY, क्योंकि लेखपाल में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आ गए थे इससे संबंधित वो शॉर्टकट में ही आए थे, इसलिए बहुत लोग समझ नहीं पाए थे। तो इन सब चीज़ों का शॉर्टकट भी याद रखिएगा। तो सामुदायिक विकास योजना, विकास मंडल क्षेत्र विकास निधि यानी विधायक निधि, बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 नवंबर 2022 तक में व्यय धनराशि जो है 7,73,440 लाख रुपए यानी 77,344 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर जो है 213 मानव प्रति, पहले का है अब बढ़ के 237 हो गया है, पहले 213 था अब 237 कर दिया गया है। प्रदेश की बात हो रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात कर लें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM भारत सरकार द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर समुदाय द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 25 सितंबर 2014 को 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल अंत्योदय योजना की जो है शुरुआत हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण गरीब परिवारों के कम से कम एक महिला सदस्य को समूह एवं अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश में के 75 जनपदों में वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकास खंडों में इंटेंसिव स्ट्रेटजी के तहत योजना क्रियान्वित है। मिशन अंतर्गत बजट व्यवस्था में भारत सरकार का 60% एवं राज्य सरकार का 40% हिस्सा है। महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 8.8 लाख महिला किसानों को 75 जनपदों में सतत कृषि पद्धतियों एवं गुणात्मक पशुपालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह में कृषि आजीविका अंतर्गत महिला कृषकों द्वारा पोषण सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नयन हेतु 75,065 प्रेरणा पोषण वाटिका का निर्माण एवं वर्तमान में 2085 उचित दर दुकान का प्रबंधन किया जा रहा है। दुकान संचालन से प्रति समूह औसतन 5,000 से 70,000 रुपये की मासिक आय का सृजन हो रहा है। तो स्वयं सहायता समूह में कृषि आजीविका अंतर्गत महिला कृषकों द्वारा पोषण सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नयन हेतु 75,065 प्रेरणा पोषण वाटिका का निर्माण एवं वर्तमान में 2085 उचित दर दुकान का प्रबंधन किया जा रहा है। दुकान संचालन से प्रति समूह औसतन 5,000 से 70,000 रुपये की मासिक आय का सृजन हो रहा है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत ग्राम विकास एवं पंचायती राज के संकेतक ये देख लेते हैं। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत, आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या, स्वच्छ जल के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत, व्यक्तिगत शौचालय योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत, पाइपलाइन पेयजल के अंतर्गत आच्छादित बस्तियाँ। यह आ गया। पंचायत सशक्तिकरण। उत्तर प्रदेश में पंचायत सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में खुले में शौच मुक्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाना है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। 2018-19 में जो है प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था। योजना में व्यक्तिगत शौचालय की लागत जो है 12,000 रुपये है, जिसमें केंद्रांश 60% और राज्यांश जो है 40%, यानी केंद्र उसमें 60% रहेगा, 40% जो है राज्य की हिस्सेदारी रहेगी। बहुउद्देशीय पंचायत भवन जिला योजना। तो बहुउद्देशीय पंचायत भवन जिला योजना देख लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19.96 करोड़ का आय व्यय प्रावधान किया गया है। तो 2022-23 की बात हो रही है तो उसमें 19.96 करोड़ का आय व्यय प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष धनराशि 12.08 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2022-23 में लक्षित 123 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के सापेक्ष 109 पंचायत भवनों के कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
वर्ष 2022-23 में जो 123 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें 109 का जो है कार्य प्रारंभ किया जा चुका था। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, ये देख लेते हैं। तो पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना का संचालन वर्ष 2017-18 में किया गया था। तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना का संचालन कब किया गया था? 2017-18 में। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणियों से पुरस्कार किया जाता है। मुख्यमंत्री पंचायत, सॉरी ये गलती से लिख उठा है, मिसप्रिंट है, दोबारा वही लिखा जा चुका है। यह योजना वर्ष 2016-17 से पंचायत में ई गवर्नेंस स्थापना के उद्देश्य शुरू की गई थी। ई गवर्नेंस की बात हो रही है, तो ये है राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की बात हो रही है। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की बात हो रही है। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की बात हो रही है। आप लोग ध्यान से दीजिएगा, राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, तो इसकी बात हो रही है। या इसकी शुरुआत जो है 2016-17 से पंचायतों में ई गवर्नेंस स्थापना के उद्देश्य से शुरू की गई थी। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की बात हो रही है। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना में राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तकनीकी परामर्शी कर्मियों की सेवाओं के साथ ई गवर्नेंस कार्य हेतु सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य एवं प्रशिक्षण कार्य की व्यवस्था है। मेनली ई गवर्नेंस की स्थापना से संबंधित है। योजना अंतर्गत 2022-23 में 4.05 करोड़ का बजट प्रावधानित किया है, जिसके सापेक्ष धनराशि 2.12 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। तो 2022-23 में जो है 4.05 करोड़ का बजट प्रावधानित किया गया था, जिसके सापेक्ष 2.12 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से ई गवर्नेंस की स्थापना हेतु राज्य मंडल स्तर पर तकनीकी रिसोर्सेज अकाउंटेंट की तैनाती की गई है। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल जिला योजना, तो प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्येष्टि स्थलों की विकास किया जा रहा है। प्रति अंत्येष्टि स्थल की लागत जो है 24.36 लाख शासन द्वारा निर्धारित की गई है। योजना अंतर्गत अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित समस्त धनराशि ₹99.876 करोड़ PFMS के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है एवं ग्राम पंचायतों में समस्त स्थलों पर कार्य प्रारंभ है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात कर लेते हैं। तो पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को केंद्र पूर्व निर्धारित योजना के रूप में 60:40 केंद्रांश और राज्यांश 60:40 के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018-19 में संचालित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है कब शुरू किया गया? 2018-19 से संचालित किया जा रहा है। पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना हेतु विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ई ग्राम स्वरोजगार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे कि ग्राम पंचायतों में नियोजन कार्यों के क्रियान्वयन तथा लेखा जोखा का अनुसरण किया जा सके। ई ग्राम स्वराज जो है पोर्टल। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मार्च 2022 में प्रदेश के द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष तथा त्रिस्तरीय पंचायत को राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि से सहायता प्रदान किए जाने हेतु पंचायत कल्याण कोष की स्थापना। यहाँ पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान तो ऊपर हो गया, ये पंचायत कल्याण कोष की बात हो रही है। पंचायत कल्याण कोष, तो पंचायत कल्याण कोष जो है मार्च 2022 में प्रदेश के द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष तथा त्रिस्तरीय पंचायत को राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि से सहायता प्रदान किए जाने हेतु पंचायत कल्याण कोष की स्थापना किया गया है। इस बुक में थोड़ा मिसप्रिंट ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना, तो पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना देखते हैं। पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु जिला पंचायत को 50 लाख, क्षेत्र पंचायत को 25 लाख एवं ग्राम पंचायतों को 8 से 15 लाख की धनराशि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है।
नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम सभा को रुपये 10 लाख की धनराशि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। बाल मैत्रिक पंचायत पुरस्कार, तो बाल मैत्रिक पंचायत पुरस्कार एवं ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार हेतु 5 लाख की पुरस्कार धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। ये हो गया। अन्य कार्य देख लेते हैं। पंचायत के प्रभावी तरीके से कार्यों के संपादन, ग्राम पंचायत की नियत समय पर नियमित बैठकें पंचायत कार्यक्रम कार्यालय में हों, इसके दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है। समस्त ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों एवं समस्त सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर बनवा लिए गए हैं तथा समस्त धनराशियों का हस्तांतरण डिजिटल माध्यम से ही किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से पंचायतों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत, आंगनबाड़ी भवनों का सुदृढ़ीकरण एवं बाल मैत्रिक शौचालयों का पुनरुद्धार कराया गया है। समस्त ग्राम पंचायतों में केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए निर्मित सामुदायिक शौचालयों को स्वयं सहायता समूहों को अनुरक्षण व संचालन हेतु हस्तांतरित किया जा रहा है। तो ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा अगर वो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं कहीं समझ में नहीं आया होगा तो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें पूरा क्वेश्चन लगभग 300 क्वेश्चन होंगे उसमें कराए जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे आप अगर BPO की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।